सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम 24 अगस्त के इंडियन एक्सप्रेस में जानेंगे देश विदेश की विभिन्न खबरों के बारे में जो कि आपकी तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा ये विश्लेषण करने का जो लक्ष्य है वो है आपको मुख्य परीक्षा में कैसे हम कंटेंट को यूज़ करें और कैसे अखबार को पढ़ें। अखबार को पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ में हम जानते हैं कि यहाँ पे हमें पहले पेज पे मून को लेके ही सब बातें करी गई हैं। चंद्रयान 3 को लेके सॉफ्ट लैंडिंग हो गई थी, कामयाब लैंडिंग हुई है जो कि देश के लिए गर्व की बात है। जनरली जैसे कि मैंने आपको पुरानी वीडियो में भी बताया था कि मून पे लैंड करने का तरीका है गिरना, वो गिरता ही है, ठीक है, जो आपका लैंडर होता है। हर स्पेस एजेंसी का ये प्रयास होता है कि कैसे उस गिरने की इंटेंसिटी को कम करा जाए, सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाए थ्रस्टर्स के माध्यम से, है ना। आगे देखते हैं और आर्टिकल्स के बारे में। यहाँ पे बहुत तमाम कमेंट्री है वैज्ञानिकों की। Former ISRO chairman K. Kasturirangan, we were denied access to tech. This changes that permanently. हम जानते हैं कि कस्तूरीरंगन सर जो थे इनके टाइम पे यूएस गवर्नमेंट ने बहुत पाबंदियां लगाई हुई थी स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेके, स्पेस टेक्नोलॉजी को लेके। आज वक्त बदला है तो बेहतर तरीके से इंडिया काम कर पा रहा है। आस्किंग फॉर मून एंड गेटिंग इट, ये आर्टिकल देखिए। अभी आर्टिकल जो मून को लेके हैं वो बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स को लेके हैं, हमारे लिए भी डायरेक्टली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। फिर भी मैं आपके लिए छोटा सा इसमें एक एनालिसिस करूँगा ही। ओनली ओवर 50% ऑफ लूनर प्रोब मिशंस हैव बीन सक्सेसफुल इन द पास्ट 6 decades. Several government agencies and private space companies have attempted to land on the moon, but before Chandrayaan 3 success, its surface has been hostile to all missions. चंद्रयान या मून मिशन जो हैं बहुत कम सक्सेस रेट रहा है। चाइना बहुत पहले से वहाँ पे अपना कार्य कर रहा है, अब हम भी आ गए हैं। हमसे पहले नासा का सर्वेयर 7 1968 में, नासा का सर्वेयर 7 1968 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। मैं सिर्फ की पॉइंट्स पाने का प्रयास करूँगा। आर्टिकल बिल्कुल अच्छा आप पढ़िएगा, मगर ये ना अभी आपके लिए इतना कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके लिए ओवर कंटेंट है। जितना भी मून को लेके आ रहा है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में देखा जाए तो जितना ज़रूरी है हम आपको पहले ही बता चुके हैं और विभिन्न क्लास लेक्चर्स में भी हम डिस्कस करा है इस बारे में। देखिए, द आर्टेमिस प्रोग्राम जो कि नासा का था, द नासा इसरो निसार मिशन recently announced joint human spaceflight to the International Space Station with NASA and the joint lunar mission with Japan are just some of the collaborative missions that ISRO is undertaking. And this is a welcome development. Space is not just risky, it's also pretty expensive. Joint programs can be economical, have shorter gestation period and higher science outputs. Collaborative programs work only if all the partners have something meaningful to contribute. अब जाके कैसे इंटरनेशनल एजेंसीज हमारे साथ कार्य कर रही हैं, है ना। ये सब अभी मैं आपको बताऊँ, अभी ये ओवर कंटेंट है, आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है। गिग वर्कर्स को लेके जो आर्टिकल आया है ये बहुत ज़रूरी आर्टिकल है और ये मुख्य परीक्षा में
सोशल जस्टिस कहिए या इकोनॉमिक्स कहिए, ये आपका आर्टिकल रेलेवेंट आता है बहुत। गिग वर्कर्स हम जानते हैं जो हमारे साथी ज़ोमैटो, स्विगी, ओला में काम करते हैं, इन्हें गिग वर्कर कहा जाता है। गिग वर्कर मतलब एक आसान भाषा में पार्ट टाइम वर्क करते हैं। पार्ट टाइम वर्क करते हैं और इनका रिलेशन जो कंपनी के साथ होता है वो डायरेक्ट एम्प्लॉय का नहीं होता है, एक अलग तरीके का होता है, इसलिए कई कानून इन पर लागू नहीं होते हैं। जो प्रॉब्लम इस समय गिग वर्कर्स को लेके आ रही है कि कंपनीज इनसे काम तो करा रही हैं मगर इनको सिक्योरिटी नहीं दे रही हैं, सोशल सिक्योरिटी वगैरह जो कि ज़रूरत है इनके अच्छे जीवन के लिए। कंपनी ने अपने नियम में इतना कॉम्प्लिकेशंस कर रखे हैं कि कंपनी इनको एम्प्लॉय नहीं दिखाती है, क्योंकि अगर कंपनी इनको एम्प्लॉय दिखाएगी तो कंपनी इनको एम्प्लॉय के बेनिफिट्स देने पड़ेंगे, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हो गए, हेल्थ बेनिफिट्स हो गए दुनिया भर के। कंपनी इनको दिखाती है पार्टनर। अभी मैं आऊँगा इस आर्टिकल में आगे इसके बारे में और जानेंगे कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, या फिर राजस्थान में रिफॉर्म्स को लाके क्या प्रयास करा गया है। जी हाँ, राजस्थान में इस समय कानून लाया गया है इनको और मजबूत करने के लिए, गिग वर्कर्स को जो राइट्स हैं वो देने के लिए राजस्थान में कानून लाया गया है। यहाँ पे द राजस्थान गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर एक्ट इज़ अ लैंडमार्क legislation. Rideshare cab services like Ola and Uber first arrived in India in 2010-11. Food delivery services like Swiggy, Zomato, food sorry food delivery services like Swiggy came soon after, and multi-service platforms like Urban Company are now close to a decade old. These services, benefiting from labor of lakhs of workers, have by now spread over 250 Indian cities and countless other Kasbah towns. After an initial honeymoon period, when venture capital based bonus were given out like candy, earnings began to dry up and workers raised their voices on a range of issues, from poverty level wages to harassment and abuse from customers. Despite this, neither the center nor any state government had bothered to act. Companies labeled platform workers as partners to avoid benefit that would normally accrue to employees. Needless to say that they shared no profit with their partners. Hence, the very act of recognizing gig platform workers by ensuring that every worker on any platform has a unique ID that would anchor of all future benefit for them makes the Rajasthan Act a landmark one. साथियों, बहुत ही अच्छा एक्ट है ये। हो क्या रहा था ना कि कंपनीज इन्हीं लोगों को पार्ट टाइम काम करा करा के अपने हज़ारों करोड़ का टर्नओवर कर रही थी, अपना आईपीओ लॉन्च कर रही थी, दुनिया भर का अपना मार्केट में लिस्टिंग हो रहा था इनका, और इन्हें क्या मिल रहा था? कुछ नहीं, 200 रुपये विजिट, 250 रुपये विजिट, बहुत कम कम मात्रा में पैसा मिलता था इन्हें। फिर कस्टमर भी परेशान करते थे बहुत, तुम्हें हम ये कर देंगे, तुम्हारी कंप्लेन कर देंगे, तुम्हें निकाल देंगे। घूम फिर के ये भी मस्त हैं, ये भी मस्त हैं। परेशान जो हो रहा था वो हमारे गिग वर्कर्स वाले भाई थे जो काम कर रहे थे। अब राजस्थान ने अपने स्टेट में कोई भी काम करेगा तो उसको सुरक्षा दी है, बहुत ही अच्छा कदम है। With most companies using the upfront pricing model where the customer is given a price upfront and the worker does not know what the sum is, the worker then has no idea as to effective commission rate because being imposed on the transaction. A transaction level fee calculation forces the data into open. सेकंड मतलब पहला क्या क्या है ना कि आप जो गिग वर्कर काम करवाओगे ना उसको पहले से बता दोगे आप कि कितना पैसा मिलना है उसको या कितना कमीशन कट रहा है। First, given the long run way the platform companies have been allowed to stabilize and turn profitable, the act is uncompromising in ensuring that fees is levied on every transaction as a source of revenue for the welfare fund. ठीक है। Second, the act creates a tripartite welcome board made by government, company and worker to administer the fund. But the gain from tripartite board go beyond obvious. Companies like Uber have over the last several years
sought out unions that are seemingly pliable and often do the work of companies. A tripartite board administered fund with the revenue source being the company serve as an inoculation against corrupt rogue unions. Third, the act is unique in forcing the companies to give up control over transaction level data as it requires the data to reside in government controlled database with information system app front end through which workers have access to data. In other words, the information sharing part of the act is the first step toward transparency. है ना? If data sharing aspect of act is implemented well, it will for first time allow workers, the public and policymakers alike to understand the industry and drive it in more sustainable progressive direction. देखिए ज़रूरी है कि हम गिग वर्कर्स को जो है चीज़ें क्लियरली रखें, उनको अच्छी सुविधाएं दें, हम पेमेंट करें उनको, क्योंकि वो भी देश के हिस्सा हैं, अर्थव्यवस्था का पार्ट हैं. ये वही लोग हैं जो काम करके इन कंपनीज़ को बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं, मगर इन्हें कुछ नहीं मिल रहा है. The Rajasthan legislation is a vehicle for immediate relief as well as promise for the future. Armed with transaction level data, a commitment to grievance resolution, and organized as workers rather than the misclassified as partners. The new union in the industry, the Indian Federation of App-based Transport Workers, can now forge ahead to secure further rights. कितनी गलत बात है, उनको पार्टनर बोल के उनको बहुत से अधिकारों से वंचित कर दिया गया. अब ये ब्रिक्स को लेके खबर है, कैसे ब्रिक्स का विस्तार करा जा रहा है, अफ्रीकन यूनियन को भी जोड़ने का पार्ट कर रहे हैं. Africa is home to 30% of global mineral reserves. 12% of world oil and 8% of its natural gas will account for over half of the world's project population growth, 1.7 billion people in 2050, comprising a young workforce, a growing consumer base, and a rising disposable income. ठीक है, अफ्रीका देखिए अपने आप में बहुत बड़ा एनर्जी सोर्स है. अफ्रीका रिसोर्सफुल कंट्री है. अफ्रीका का होना ब्रिक्स में ब्रिक्स को फ़ायदा देगा. ठीक है. As chair of Action Council, I have witnessed the enthusiasm to prioritize a long-term African agenda, representing the global business economy and chiefly African business community. The Action Council has assiduously crafted practical recommendations to effectively ensure lasting momentum on furthering regional economic integration of the continent. पहला, human capital outcome across the health and education need to be strengthened, like Indian African population represent an enviable demographic dividend, underscoring the pivotal role that the African youth will assume in its economy in the years to come. Capturing these capabilities requires sharp focus on enhancing healthcare and education outcomes. The African Development Bank states that funds to the tune of 26 billion are required yearly to sustain healthcare expenditure in the continent. As per the World Bank, each additional year of schooling is estimated to occur an 11% increase in the earnings for boys and 14% for the girls. ठीक है. As to empower the youth and children in Africa with quality skilling, education and access to healthcare, an integrated economic structure would offer pooling resources. देखिए अब ब्रिक्स का टारगेट क्या होगा कि अफ्रीका के पास है संसाधन, ठीक है, मगर अफ्रीका के पास क्या है ना, बढ़िया बढ़िया लोग नहीं हैं जिनको नॉलेज हो, टेक नॉलेज हो, या कुछ बढ़िया बढ़िया सा इम्प्लीमेंटेशन कर सकें. हम देखिए हमने अभी हाल ही में अफ्रीका में आईआईटी खोला है ज़ैंज़िबार में. ठीक है, क्यों खोला है? अफ्रीका को बहुत लंबे समय से वेस्टर्न कंट्रीज़ ने अंधेरे में रखा, उसको कमज़ोर करा. हम ब्रिक्स के माध्यम से अफ्रीका को मजबूत करेंगे कि आप अपने रिसोर्स का खुद प्रोसेसिंग कर सको. इस समय क्या हो रहा है कि अफ्रीका पर संसाधन तो है, लेकिन अफ्रीका संसाधन का सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, और उस पर कहीं ना कहीं डोमिनेंस आपकी यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्रीज़ की है, उन कंपनीज़ की है. हम वहाँ के यूथ को अच्छा करेंगे. ठीक है. Like all emerging economies, African nation must supplement resource-based activity with industrial activities that facilitate higher productivity. ठीक है. अरे वहाँ पे रिसोर्स बेस्ड एक्टिविटी क्या होती है कि वहाँ पे माइनिंग हाउस तो हैं, वहाँ पे एक्सट्रैक्शन कंपनीज तो हैं, मगर प्रोसेसिंग करके हम उसी रिसोर्स को
क्यों ना बढ़िया कर लें, वहीं पे रह के इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, एक फाइनल प्रोडक्ट अपना ही तैयार करें। हम क्यों वहाँ पे स्टार्टअप और कंपनी ना बना लें? क्यों बाहर से कंपनियाँ आके काम कर रही हैं? The African Union Agenda 2063 articulates the necessity of manufacturing based industrialization and better utilizing Africa's rich natural resources. अफ्रीका खुद का एजेंडा है कि हम अपने ही देश को स्किल्ड और एम्पावर्ड बना के MSMEs, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को खड़ा करके इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। The African Continental Free Trade Agreement represents a landmark initiative that was realized through trade facilitation measures. Finally, putting these recommendations into action requires a solid logistical foundation. Digital and physical connectivity are the arteries of health economy. The construction of roads, railways, and air links to connect the vast expanse of continent must be stepped up with enhanced private investments. My first-hand experience of working in sub-Saharan Africa for more than a decade has exemplified the incremental value in accelerating digital connectivity, be that in the communication or in proliferating modernized financial institutions, inclusion, education, and healthcare. Writer is the founder and chairman of Bharti Enterprises and chair B20 Indian Action. इस आर्टिकल का क्रक्स क्या है? अफ्रीका है, मतलब अफ्रीका तो ऐसा है, ठीक है। अफ्रीका बहुत ही, जो आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये रिसोर्स रिच है, रिसोर्सेज बहुत हैं इसमें, मगर रिसोर्स का यूटिलाइज करने के लिए यहाँ पे नॉलेज, ह्यूमन रिसोर्स प्लस टेक रिसोर्स कम है। ये सब कहाँ से आता है? आउटसोर्सिंग से, मतलब यूरोप से या फिर वेस्टर्न कंट्रीज से आता है। अब जो अगला लक्ष्य है अफ्रीका का, कि हाँ अफ्रीका डिपेंडेंट ना हो आउटसोर्सिंग को लेके, अपने ही लोगों को पढ़ा के शिक्षा दे, उनको टेक नॉलेज दे, अपने ही कंट्री में इंडस्ट्रीज़ खुद सेटअप करे। ये नहीं फॉरेन कंपनीज आके यहाँ पे इस्टेब्लिश हो रही हैं, खुद अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करे, एक MSME इंफ्रा बनाए, MSME इंफ्रा बनाए, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और जब उसको ब्रिक्स नेशन की मार्केट मिल जाएगी ना, इस सब काम को सप्लाई करने के लिए ब्रिक्स नेशन की मार्केट, तब साथियों जितना भी ये काम करेगा ना, ये ग्लोबलाइज हो जाएगा और अफ्रीका एक मज़बूत कंट्री बन के उभरेगा। और जितने भी अफ्रीका के पास में ओशियनिक रूट्स हैं, में जो मैरीटाइम रूट है, ठीक है, जो मैरीटाइम रूट है, शिपिंग के माध्यम से कोई दिक्कत नहीं है ना ट्रैवलिंग करने की, वाटर से ट्रेड करने की अदर कॉन्टिनेंट्स में, तो अफ्रीका पे ये हमेशा बोनस रहेगा। चलिए, आज के लिए हम इतने रखते हैं साथियों। बाकी और आर्टिकल्स हैं, ये आप लोगों को टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिए जाते हैं, आप टेलीग्राम पे जाके इन आर्टिकल्स को देख सकते हो, आप इन आर्टिकल्स का खुद भी अध्ययन कर सकते हो। मैं आज के लिए इतने रखूँगा और अगली वीडियोस आपको टाइम से अवेलेबल करा दी जाएंगी। थोड़ा सा ये देख लीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।